फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की जो हमारी बुक है उसका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3, और उसके बाद आज हमारी यूनिट नंबर जो 4 है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। चलिए समझना शुरू करते हैं। आज हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, पितृ सत्तात्मकता के बारे में जानेंगे। अब देखिए, पहले हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, पितृ सत्तात्मकता, कहीं ना कहीं इस पितृ सत्तात्मकता में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पुरुष होते हैं उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी पितृ सत्ता में पितृ सत्तात्मकता दोनों ही एक होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुरुष को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। यानी समाज में विद्यमान एक व्यवस्था है। समाज में कहीं ना कहीं पुरुषों को क्या श्रेष्ठ माना जाता है, उन्हें उत्तम स्थान दिया जाता है, और प्राथमिक स्थान और श्रेष्ठ माना जाता है महिलाओं से। अब देखिए, पितृ सत्तात्मकता में हुआ क्या कि ये देश जो होते हैं, विभिन्न देश होते हैं, उन समाजों में व्यवस्थित एक व्यवस्था होती है। यानी जो देश है उनमें, उनके समाजों में जो व्यवस्थित जो व्यवस्था होती है उसे पितृ सत्तात्मकता कहा जाता है। ये पितृ सत्तात्मकता की जो मॉडल है वो विभिन्न देशों में देखने के लिए मिलता है। यानी विभिन्न देशों में जो पितृ सत्ता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, अब समझ रहे हैं हम पितृ सत्ता के बारे में। पितृ सत्ता में होता क्या है, बेसिकली जो समाज होता है, समाज में जो पिता होते हैं उन्हें श्रेष्ठ महत्व दिया जाता है। यानी पुरुष प्रधान समाज होता है, पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, पुरुषों की बातों को ज्यादा दायित्व दिया जाता है। यानी पुरुषों की बातों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, बिलीव किया जा सकता है। यानी उनकी बातों पर ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है। महिलाओं की बातों को कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया जाता है। तो देखिए, पितृ सत्तात्मकता में बेसिकली ये होता है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि पुरुष को, यानी समाज में पुरुष का कहीं ना कहीं ज्यादा दायित्व होता है, पुरुषों की बातों को ज्यादा माना जाता है। अब देखिए, बाद में आता है एलन बी जॉनसन। एलन बी जॉनसन बताते हैं पितृ सत्तात्मकता के बारे में कि ये होता क्या है। इसमें कहीं ना कहीं जो हिंसा होती है, क्या हिंसा हो गई, और साथ में जो बल हो गया, इसे बढ़ावा दिया जाता है पितृ सत्तात्मकता के द्वारा। अब देखो, पितृ सत्तात्मकता के द्वारा क्या क्या आ रहा है, हिंसा और बल को बढ़ावा दिया जा रहा है समाज में। अब इसमें क्या है कि महिलाओं को कम अवसर दिए जाते हैं, पुरुषों को अधिक अवसर दिए जाते हैं। जो विकासशील देश होते हैं वहां पे संसाधन बहुत ही कम होते हैं, तो वहां पे क्या पुरुषों को अधिक उत्तम कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान की जाती है, और महिलाओं को पराया धन समझा जाता है। कि माना जाता है कि बेटी जो होती है वो पराया धन होती है, और उसे पढ़ा लिखा के क्या करना है, वो पढ़ लिख के उसका कुछ नहीं होना, इससे अच्छा उसकी शादी कर दी जाएगी, वो दूसरों के घर चली जाएगी। तो आपको क्या बताने का तात्पर्य है कि जो एलन बी जॉनसन है वो बताते हैं कि पितृ सत्तात्मकता कहीं ना कहीं हिंसा और बल को अधिक कहीं ना कहीं बढ़ाती है, महत्व देती है। तो इसमें क्या पुरुषों को अधिक माना जा रहा है, पुरुष पहचान होता है, पुरुष केंद्रित होता है, और पुरुष पहचान, पुरुष केंद्रित, पुरुष जो है प्रमुख होता है। और साथ में यही नहीं, साथ में देखने के लिए मिलता है कि पुरुष शक्तिशाली होता है, महिलाएं कमजोर होती हैं। इसमें माना जाता है कि महिलाएं मूर्ख होती हैं और पुरुष क्या होता है, कहीं ना कहीं बुद्धिमान होता है। तो पितृ सत्तात्मकता में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार दिख ही नहीं रहे हैं। अब चलिए आगे समझिए, इसमें क्या है, अवेदा सुल्तान के अनुसार इन्होंने क्या बता रखा है पितृ सत्ता के बारे में। ये अच्छा मुझे आप बताइए, जब बच्चा पैदा होता है, लड़की और लड़का होता है, तो उसे किस प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। लड़की को ज्यादातर गुड़िया, गुड्डा, इस प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। यानी स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं भेदभाव करना आरंभ कर दिया जाता है। उसे बता दिया जाता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसे पहले ही स्टार्टिंग से ही कमजोर करना शुरू कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम आधी रात को कहीं नहीं जा सकती हो, तुम किसी से बात नहीं कर सकती हो। तो शुरू में कहीं ना कहीं भेदभाव करना शुरू कर दिया जाता है। जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसे खाना बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि उसे दूसरों के घर में जाना है। इसी प्रकार से अगर लड़की की बात की जाए तो लड़की के साथ क्या किया जाता है, लड़के को शुरुआत से ही बंदूक दी जाती है कि आपको बहुत ही शक्तिशाली बनना है, आपको अच्छा करना है। उसे बताया जाता है तुम रात को जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, लड़के रोते नहीं हैं। इस प्रकार की अवधारणा
अवधारणाओं को पहले ही व्यक्त किया जाता है समाज के अंतर्गत। तो आपने क्या समझा है कि किस प्रकार से चीजों को बताया जाता है पितृसत्तात्मकता के द्वारा। वे जानेंगे कि वॉल्बी के अनुसार नारीवादी यानी पितृसत्तात्मकता को क्या कहा गया। फिर उसके बाद हम जानेंगे नारीवादियों के अनुसार कि पितृसत्तात्मकता किस प्रकार से आई है और ये ठीक है या नहीं है समाज में। तो पहले चलिए जानना शुरू करते हैं कि वॉल्बी के अनुसार क्या है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। आपके मन में आया मैम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र में महिलाएं रहेंगी। अब निजी क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र, जिसमें महिलाओं का कार्य क्या है, बच्चों का पालन पोषण करना, घर के कार्य करना। अगर महिला चाहती है कि वो बाहर जाके नौकरी करे या आगे पढ़ना चाहती है तो उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। उसके परिवार वाले उसे उसी टाइम रोक देंगे अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसे क्या करना है, उसे कहीं ना कहीं अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि अब देखिए आपको एक चीज समझ आएगी, जो महिला होती है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष के कार्य कहीं ना कहीं वेतन वाले होते हैं, यानी जब वो बाहर जाते हैं रोजगार करने जाते हैं तो उन्हें उसके पैसे मिलते हैं। परंतु महिला जो घर में कार्य करती है उसकी गिनती कभी भी नहीं की जाती है। ये माना जाता है वो तो साधारण कार्य है, हर एक मनुष्य कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है, उसकी कभी भी गणना नहीं की जाती है। तो आप क्या समझ रहे हो कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। चलो अब देखिए हम समझना शुरू करते हैं कि मैरी जो है वॉलस्टोनकॉर्फेट जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। इन्होंने अपनी पुस्तक में विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, यानी इसमें क्या है, इन्होंने नारीवाद को, नारी के अधिकारों की मांग की, यानी नारियों को अधिकार दिए जाए, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिया, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, इसलिए अपनी पुस्तक में इसकी मांग की है। देखिए इसमें क्या है, परिभाषित किया है और ये कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके बाद देखिए बात है कैट मिल्टन की। इन्होंने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखा है कि महिलाओं को पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पकड़ में स्वतंत्रता ही नारीवाद है। इन्होंने ये बोला है अपनी पुस्तक में सेक्सुअल में, देखिए इनकी पुस्तक जो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। इन्होंने बोला कि महिलाओं को, नारी यानी महिलाओं के साथ जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भेदभाव किया जाता है और पुरुषों को महत्व दिया जाता है, महिलाओं को स्वतंत्रता देना, महिलाओं को स्वतंत्रता देना ही नारीवाद है। इसके बाद जो है स्वतंत्रता और अधीनता के बीच में जो राजनीतिक अंतर है, यानी जो आपको राजनीतिक अंतर देखने के लिए मिलता है, वो मर्दानगी और जो है स्त्री तत्व के बीच का अंतर जो है पितृसत्तात्मक निर्धारण है, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच में कहीं ना कहीं अंतर देखने के लिए मिलता है। माना जाता है कि जो पुरुष है वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं, महिलाएं जो है कमजोर होती हैं, ये बताया गया है। चलिए उससे पहले हम जानते हैं नारीवाद क्या होता है। अब देखिए नारीवाद जो है ये कहते हैं जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसे खत्म कर देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए, महिलाओं को उनके समान ही अधिकार दिए जाने चाहिए। अब देखिए ये जो प्राकृतिक अंतर है महिला पुरुष के बीच में, अब देखिए इसी के वजह से महिलाओं को बच्चों का दायित्व दे दिया गया है। देखिए जब महिला जो है गर्भ धारण कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, तो ये कार्य सोचा गया कि क्यों ना महिला ही बच्चे का पालन पोषण करे। तो उसके ऊपर ये अधिकार हो गया कि जो पुरुष का कार्य होगा वो बाहर यानी रोजगार करना होगा, यानी बाहर जाके रोजगार ढूंढना होगा, कोई कार्य करना होगा, नौकरी करनी होगी। इसी प्रकार से महिला का दायित्व होगा कि घर में अपने बच्चों की देखभाल करना, बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल करना। तो इसमें क्या समझा हमने कि कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक जो थोड़ा सा अंतर था उसके वजह से पूरी की पूरी प्रक्रिया हो गई कि महिलाओं पे पूरे के पूरे दायित्वों को सौंप दिया गया। देखिए आगे समझना शुरू करते हैं हम इसके अंतर्गत। अब देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि नारीवाद जिस मैंने आपको बताया है इसके बारे में आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने पितृसत्तात्मकता के अर्थ के बारे में, यानी पितृसत्तात्मकता बेसिकली होता क्या है, हमने चीजों को समझा। एलन बी जॉनसन के बारे में समझ लिया है। देखिए अबेदा सुल्तान के बारे में समझा है कि उनके अनुसार से पितृसत्तात्मकता होती क्या है। देखिए बाल्बी के अनुसार समझा है, नारीवाद को समझ लिया है हमने। मैरी जो है मैरी वॉलस्टोनकॉर्फेट के अनुसार पितृसत्ता, देखिए पितृसत्ता ने इन सभी तत्वों को मिलाकर इस वर्णन का वर्णन किया है। इसमें देखिए जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। आधुनिक समय, देखिए आधुनिक समय में पितृसत्ता की विशेषताएं क्या होती हैं। जो ये जो भेदभाव है ना वो लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, तो लोग ही इसे समाप्त कर सकते हैं। महिलाओं को एक समान, महिला और पुरुष को एक समान अधिकार दे सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए पितृसत्ता की विशेषता में आपको देखने के लिए मिलेगा कि
पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि पुरुषों की बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी पुरुष शक्तिशाली होते हैं। जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। देखिए इसमें क्या हुआ, अगर बात की जाए पितृसत्ता में, तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं क्या कर सकती हैं, गर्भ को धारण कर सकती हैं। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक विभिन्नता है। इसमें क्या है, इसीलिए उन्हें ये दायित्व सौंप दिया गया कि महिलाएं जो है घर के कार्य करेंगी, घरेलू कार्य करेंगी। और देखिए आगे अगर हम चीजों को समझे, प्राचीन समय की चीजों को, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले की परिस्थितियां, देखिए विद्वान हैवुड के अनुसार अगर बात की जाए पितृसत्तात्मकता के बारे में, ये किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो प्राचीन समय में पुरुषों को कठोर यात्रा करनी होती थी। अब ये कठोर यात्रा करनी होती थी और जीवन निर्वाह करने के लिए शिकार करना होता था। अब देखिए जो शिकार वाला कार्य हो गया है, अब क्या कठोर यात्रा हो गई है। अब ये कठोर यात्रा, अधिक कठोर यात्रा हो गई, शिकार हो गए, इस प्रकार के कार्यों को पुरुष आसानी से कर लेते थे महिलाओं के तुलना में। अब क्या है कि जब पुरुष जो है शिकार कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, और किसी प्रकार के मान लीजिए यात्रा के समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो पुरुष लड़ाई करके उस दुर्घटना को सॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के मुताबिक। तो इसीलिए कहा गया, ये दायित्व सौंप दिया गया कि पुरुषों का कार्य होगा कि वो बाहर जाएंगे और नौकरी करेंगे, शिकार करेंगे, कृषि करेंगे और कठोर यात्रा करेंगे। अब महिलाएं क्या घर में रह गई। अब महिलाओं का दायित्व यह हो गया कि वो बच्चों का पालन पोषण करेंगी, परिवार का पालन पोषण करेंगी। तो उस टाइम की परिस्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही विपरीत थी, बहुत ही विभिन्न थी। पर इस टाइम धीरे धीरे जब आधुनिक समय आया तो चीजें बहुत ही सही होने लग गई, सुधरने लग गई। तो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया। चलिए अब हम समझने वाले हैं पितृसत्ता, यानी कि पितृसत्ता की दुनिया में नारीवाद के बारे में। यानी इसकी 3 लहरें हुई थी, वो 3 लहरें कौन कौन सी थी। देखिए फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म अगर बात की जाए, ये है 1848 से लेकर 1920 तक के समय में इसकी लहर शुरू हुई थी। और इसमें हुआ क्या था ये जानिए। तो देखिए प्रथम लहर नारीवाद में जो है सामाजिक घटनाओं पर आधारित थी और उसे महत्व दिया गया था। सामाजिक घटनाएं होती हैं समाज में, जो घटनाएं घटित होती हैं। देखिए इसमें क्या है कि यह मुख्य यूरोप जो हो गया और अमेरिका में जहां महिलाओं को द्वारा जो मतदान के अधिकार की मांग की थी, यानी कि महिलाओं के लिए मतदान की मांग की गई थी यूरोप और अमेरिका में। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो ये देखने के लिए मिलता है। अब देखिए महिलाओं ने भेदभाव को समाप्त करके, इसमें क्या है जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अब देखिए कानून और राजनीतिक अधिकार में समानता की मांग, महिलाओं ने जो बाहरी प्रतिबंध थे उसका विरोध किया। जो महिलाओं पे बाहरी प्रतिबंध थे, बाहरी प्रतिबंध कौन से, अब ये प्रश्न आया, यानी जो बाहर जाके नौकरियां नहीं कर सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं या बाहर नहीं जा सकती हैं, इस प्रकार के प्रतिबंधों पर कहीं ना कहीं विरोध करना आरंभ कर दिया गया। तो आपने क्या समझा इसके अंदर बेसिकली कि यूरोप और अमेरिका में मतदान की मांग की गई है, महिलाओं के लिए मांग की थी सबसे पहले। तो ये लहर थी। इसके बाद देखिए दूसरी लहर की अगर बात की जाए, देखिए सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म 1960 से लेकर 1980 की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाता है। जो आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति कितनी बेकार थी, अब क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है। किस प्रकार से, ये देखिए दूसरी लहर में असमानता जो थी महिलाओं के साथ, परिवार में, नौकरियों में प्रजनन अधिकार जो थे वे शामिल थे। देखिए पुरुष जो है महिलाओं को क्या समझते थे, बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे, महिलाओं के साथ शोषण करते थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देते थे, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। तो इसमें क्या हो रहा है, अब सुधार हो रहा है, अब कहीं ना कहीं सुधार की राह देखने के लिए मिल रही है। दूसरी लहर में जो असमानता थी, जो परिवार में उन्हें प्रमुख नहीं माना जाता था, पुरुषों को प्रमुख माना जाता था, वो समाप्त हो रहा है। अब नौकरियां कर सकती हैं, जो प्रजनन अधिकार थे वो भी शामिल थे। देखिए 1980 के दशक में शुरुआत में पितृसत्ता, लिंग आधारित कानूनों को धीरे धीरे समाप्त करना आरंभ कर दिया गया।
यानी कि जो पुरुषों को महत्व दिया गया था समाज में, उसे धीरे धीरे खत्म करना आरंभ कर दिया गया है। महिलाओं को ऊपर उठाना शुरू कर दिया गया है, उनकी स्थिति में सुधार करना आरंभ कर दिया गया है। तो आप क्या समझ रहे हो कि अब कहीं ना कहीं जो क्रूरतियां हैं वो दूर हो रही हैं। तो ऐसा माना जाने लग गया कि महिलाओं को उनके अधिकार मिल गए और उनके रोजगार के रास्ते जो है खुल गए। यानी अब रोजगार के रास्ते उनके लिए धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब देखिए 1991 की अगर बात की जाए तो देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उनकी स्थिति में सुधार आ जाता है। महिलाएं नौकरियां कर सकती हैं, महिलाएं पढ़ सकती हैं, उनकी बातों को भी अब परिवार में सुना जाता है। जो उनके साथ क्रूरतियां हो रही थी वो दूर हो जाती हैं। परंतु थोड़ी बहुत क्रूरतियां विद्यमान होती हैं, यानी जहां वो नौकरियां करने जाती हैं कहीं ना कहीं यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है महिलाओं को। तो महिलाओं को अपने हितों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब देखिए इसके बाद लास्ट आता है पितृसत्ता में नारीवाद की चुनौतियां क्या थी। तो इसमें पितृसत्ता को बहुत ज्यादा चुनौती दी नारीवादियों ने, यानी नारीवाद जो नारीवादी विचारधारा थी उसने चुनौती दी। उसने कहा जो पितृसत्ता है, जो शब्द है, उसे इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यानी महिला और पुरुष दोनों ही समान है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। देखिए अगर बात की जाए जब एक लड़की का विवाह होता है, यानी एक लड़की का विवाह होता है तो उसे उसके पति के गोत्र को और उसके पति का जो नाम होता है, अपने नाम को बदलकर उसके पति के नाम को स्वीकार करना पड़ता है, जो लास्ट का नाम होता है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि उसे कहीं ना कहीं पुरुष की जो कहीं प्रधानता देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जो बच्चा होता है उसे उसके पिता के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के नाम से कभी नहीं जाना जाता है। तो ये बताया गया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी